जदयू शिक्षण संस्थान बालिका विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री राम यादव जी के स्मृति में स्मारक बनाने के इस कार्यक्रम की प्रचार श्री राम राजभर जी और इन सबसे पहले मैं आदरणीय चंद्रावती यादव जी का चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे बने रहे। ये विद्यालय भी फले फूले और हम लोग भी फले फूले। इस कार्यक्रम के संयोजक और संचालक भाई विजय राजभर भी बधाई के पात्र हैं, जो सकुशल संचालन कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में अपने पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय दूधनाथ यादव जी, पूर्व अध्यक्ष मुन्ना यादव जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई देवनाथ यादव जी और क्रांतिकारी साथी प्रधान जी, आज मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आज मेरे वजह से आपको कम बोलने का मौका मिला। मेरे चुनाव में आपने बहुत मेहनत किया, उसके लिए भी मैं सार्वजनिक रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर जयेंद्र चौहान जी, सबके प्रिय अशोक काका जी, रामाश्रय जी, जितने भी मेरे सम्मानित साथी हैं और मेरे घोसी के मालिकों। सही है, मैं 24 तारीख को लखनऊ से आ रहा था और आप सबके दुआओं से मेरी जान तो बच गई, लेकिन शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहां दर्द ना हो रहा हो। आज डॉक्टर आज भी आए थे, उस दिन भी आए थे प्रमुख जी, बोले भैया रेस्ट ले लीजिए 10 दिन। हमें 10 दिन क्षेत्र में रहकर रेस्ट ले लूंगा विजय जी तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी दवाई मेरे मालिक है, मेरे घोसी लोकसभा के लोग हैं, जब तक उनके बीच में ना जाऊं मेरा दर्द ठीक नहीं होगा। मैं पूजनीय संस्थापक श्री राम यादव जी को इसलिए भी याद करूंगा कि उस समय उन्होंने बालिका विद्यालय का स्थापना किया। मैं हमेशा से कहता हूं कि बच्चियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो नारे में पढ़ाते हैं, एक लड़का पढ़ता है तो एक घर का दशा और दिशा बदलता है। अगर एक बच्ची पढ़ती है तो 2 घरों की दशा और दिशा बदलती है। इसलिए उनकी सोच को भी आज नमन करता हूं और सलाम करता हूं। और जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं, ये सिर्फ इसको मूर्ति का अनावरण मत समझिएगा। मैं परिवार के सदस्यों को दिल से बधाई और धन्यवाद देता हूं। भगवान करे कि सबके परिवार में ऐसे सदस्य हो। लेकिन जब भी आप उस मूर्ति को देखेंगे या पूजा करने या माला पहनाने जाएंगे तो आप वहां से प्रेरणा लेकर आएंगे। इन्होंने अगर शुरू किया था तो इस कारवां को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबकी है और जहां योगदान होगा हम लोग भी करेंगे। साथियों, ये आप लोगों का आशीर्वाद था। थोड़ी बहुत बेबाकी से मैं बोलता हूं, बोलूं ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, दिल में कोई बात नहीं रखता हूं, सो रहा हूं। ये सही है कि आप लोगों ने इतिहास रचा। 1952 से लेकर आज तक इतनी बड़ी जीत किसी को नहीं हुई थी जितना आपका आशीर्वाद से मुझे हुई। पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत, प्रधानमंत्री जी से भी बड़ी जीत। लेकिन एक पीड़ा आपके मन में रहनी चाहिए कि पूरे लोकसभा में ये रतनपुरा ब्लॉक ही रह गया जहां हम थोड़ा से पिछड़ गए थे। जी गलत तो नहीं बोल रहा हूं। तो राजीव राय तो पहुंच गया दिल्ली और मेरे मन में कोई भेदभाव भी नहीं रहेगा कि आज मैं पिछड़ गया। मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, जो नहीं दिए वो भी मेरे हैं। लेकिन लखनऊ में आपकी सरकार जरूर पहुंचनी चाहिए अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी बता रहे थे कि सीमा पर जब सैनिक शहीद हो जाते थे तो उनकी लाश को वहीं रख दिया जाता था। तो श्रद्धेय नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उनका पार्थिव शरीर गांव में आता है, राज्य के सम्मान के साथ उनके परिवार का देखभाल होता है। एक हमारे नेताजी, एक ये प्रधानमंत्री जी हैं। पुलवामा का जब हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे तो साहब अपनी शूटिंग करवा रहे थे, याद है आप लोगों को?
और अभी कश्मीर में जो घटना हुई, अभी लाशें वहीं पड़ी हुई है और साहब बिहार में आकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त करते हैं। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान पाते हैं और आपसे सड़कों पर हम लोग सच रहकर भी बातों को ठीक से नहीं कह पाते, जितना झूठे अपने बाजार को बेच जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि वक्त कम है। आपके खिलाफ कौन है? आपके खिलाफ वो लोग हैं जो आजादी से पहले आजादी के खिलाफ थे, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ थे। वो आज आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। और जो प्रदेश में सरकार है, विजय भाई चुनाव से पहले बाबा गोरखनाथ के मंदिर में गया था और मैंने उनसे कहा कि इस बार मुझे दिल्ली पहुंचा दो और अगली बार बाबा को, जोगी जी को अपने मठ में वापस ले लो, अखिलेश यादव को वहां बैठा दो। तो गोरखनाथ बाबा ने आधा काम तो कर दिया। अब शक्ति होगी तो वो काम कर लेंगे, अपने प्रिय शिष्य को जोगी जी को मठ में बुला के बैठा देंगे और अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे। कैसी सरकार है? कल रामजिलाल सुमन के ऊपर हमला हुआ। लोकतंत्र में आपको अधिकार नहीं है कि आप अपनी बात को कह सके। आप जिसका इतिहास ही इतना घिनौना है कि मुखबिरी करना, माफी मांगना, चिट्ठी लिखना, आजादी के खिलाफ रहना और झंडा न फहराना 50 सालों तक तिरंगा, वो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है और इतिहास वो आपको पढ़ाएगा। हो सकता है कि आपकी बातों से हम सहमत असहमत हो, लेकिन आप किसी तलवार भाजेंगे रोड पर, सड़कों पर दौड़ाकर मारेंगे, इसलिए कि वो पीडीए के हैं। मैं तथाकथित अगली जात का, वो मेरे अधिकार में तो नहीं था कि मैं किसके कोख से पैदा हूं। किसी के अधिकार में है, यहां जितने लोग बैठे हैं, किसी के अधिकार में है कि किसके कोख से पैदा हो? ये आपकी वाणी, ये आपका कर्म, आपका आचरण, आपका संस्कार आपको बड़ा और छोटा बनाता है। जो सामंतवादी सोच के होते हैं वो समाज के दुश्मन होते हैं, वही लोकतंत्र के दुश्मन होते हैं, वही आपके भी दुश्मन हैं जो लखनऊ की गद्दी पर बैठे। इसलिए विश्वविद्यालयों की सूची निकाल लीजिए, वाइस चांसलरों की सूची निकाल लीजिए, प्रोफेसरों की भर्ती हो रही है उनकी सूची निकाल लीजिए, आपको सारे उसी सोच वाले मिलेंगे। और अब आरएसएस के लोगों को विश्वविद्यालयों में के वाइस चांसलर बना रहे हैं। आप सोच लीजिए कि अगर आप अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। हम शिक्षा के, मैं स्वयं एक शिक्षक हूं, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं। मैं आज भी पढ़ाता हूं सुंदर भाई, आज भी मैं पढ़ाता हूं। अगर मैं अपने बेंगलोर के स्कूल कॉलेज में चला गया तो किसी भी कैंपस में मेरी गाड़ी खड़ी होती है तो मैं अपने चैम्बर में जाने से पहले किसी न किसी क्लासरूम में घुस जाता हूं और प्रिंसिपल से लेकर टीचर और स्टूडेंट सारे डरे रहते हैं कि चेयरमैन साहब आ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ाने लगेंगे, किसका वाइवा ले लेंगे, किसका अटेंडेंस ले लेंगे। तो मैं मूलतः एक शिक्षक हूं और जब शिक्षक के रूप में वर्तमान परिस्थितियों का अवलोकन करता हूं तो पीड़ा होती है। शिक्षा के मंदिर में हूं मैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के उस कमेटी का सदस्य हूं जो शिक्षा मंत्रालय को देखता है, महिला बाल कल्याण, खेल और युवा को देखता है। और मैं आंकड़े बता रहा हूं, देश में 9,84,000 शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों की पद खाली है। 1 लाख स्कूलों को बंद कर दिया गया। केंद्रीय विद्यालयों में 50% से अधिक संविदा पर हैं। IIM, IIT में 54% पद खाली है। ये चाहते नहीं कि आपके बच्चे पढ़ें, आपके बच्चे आगे बढ़ें, क्योंकि अगर पढ़ लेंगे तो समझदार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो पूछेंगे कि मोदी जी आपने तो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 5 किलो अनाज देकर हमको कब तक बेवकूफ बनाओगे, कब तक बेवकूफ बनाओगे? आपके बच्चे पूछेंगे कि आप स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं, आपके बच्चे पूछेंगे
कि इन यूनिवर्सिटियों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पीडीए के लिए जगह क्यों नहीं है। आपके बच्चे पूछेंगे कि बगल के जिले बलिया में सारे एक ही लोग क्यों हैं। हमें उन लोगों से भी कोई आपत्ति नहीं है। चंद गुंडे, अब कश्मीर की घटना हुई, बाहर भारतीय जनता पार्टी का संस्कार, अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पेज का कार्टून छप जाता है। वो तो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, उनका तो मंसूबा है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान का दंगा फैले, इसलिए उनको कहकर भेजा गया था, जाओ पूछना कि हिंदू का है उसको गोली मार देना, फिर दंगा भड़क जाएगा। और ये भाजपाई भी वही काम कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान चाहता था वो भाजपा वाले चाहते हैं, वो आजादी से पहले जो अंग्रेज चाहते थे वो इनके पूर्वज चाहते थे। ये पार्टी सरकार में है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां मजबूत हो, सुदृढ़ हो, पढ़ी लिखी हो और ये ना कहे कि हमारे पूर्वज समय पर सोते रहे, जागे नहीं तो हमारी जिंदगी अच्छी हो गई होती। तो इससे मुक्ति के लिए कुछ बात की आपके मांगे हैं, सही कहा जिला अध्यक्ष जी ने, मैं आपकी आवाज उठा सकता हूं और वो उठा रहा हूं। मैं चुनाव प्रचार में कहा करता था कि 25 सालों से घोसी लोकसभा की आवाज खो गई है। आपकी आंखें तरस गई। मुझे नहीं पता इसमें बैठे लोग कितने लोगों ने अपने सांसद को सदन में बोलते हुए देखा या सुना होगा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, सदन में सबसे ज्यादा बोलने वाले सांसदों के रिकॉर्ड में मेरा नाम है। जहां देश के सांसद 11 बार बोले हैं, मैंने 27 बार बोला है। जहां देश के सांसदों का औसत सवाल 30 रहे हैं, मेरे 67 रहे हैं, 67 रहे हैं। और मैंने तो कहा था कि सदन से सदन तक आपकी आवाज गूंजेगी, आपको गर्व महसूस होगा कि आपके इस बेटे और भाई की आवाज सड़क से सदन होते हुए लंदन की पार्लियामेंट में भी गूंजी। और 7 तारीख को मुझे लंदन की पार्लियामेंट में बुलाया गया था। मैंने वहां पूछा कि हमारे तो 543 सांसद, मैं तो विपक्ष का हूं और विपक्ष में तीसरी पार्टी का हूं, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो उन्होंने बोला कि हम नए सांसदों की स्कैनिंग करते हैं, उसमें जो सबसे प्रॉमिसिंग पार्लियामेंट्रियन लगता है हम उसी को इनवाइट करते हैं। तो मैं ये वादा करता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा। आप मन में फैसला कर लीजिए कि अब और अन्याय नहीं झेलेंगे और अपमान नहीं होगा। हमारे नेताओं के ऊपर टायर और पत्थर नहीं फेंके जाएंगे। अगर लोकतंत्र में उनको कहने का अधिकार है तो हमको भी कहने का अधिकार है। और मैं जो कश्मीर का उदाहरण दे रहा था, तो कश्मीर में जो मारने वाले अगर मुसलमान थे तो बचाने वाला कौन था? या आरएसएस वाले गए थे बचाने कि भाजपाई बचाने गए थे? बचाने वाले भी मुसलमान थे और वहां के मुसलमानों ने तो गोली दिखाई अपने सीने पे। इसीलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, समाज में जहर बोलना, जहर भरना बहुत आसान है। जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का दावा वो चवन्नी सेना करती है, वो कुछ लफंगों की भरमार है। उनको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, उनको देश के कानून में भरोसा नहीं है। अगर रामविलास सुमन की बात बुरी लग गई तो भाई सरकार भी आपकी है, थाने में जाइए, केस करिए, मुकदमा करिए, लोकतंत्र में हराइए। अगर क्रिया के प्रतिक्रिया होने लगी, मैं उन साथियों से भी अपील करूंगा जो बरगलाए गए हैं। वो करनी सेना का बच्चा जो अखिलेश जी को गोली मार दूंगा, लग रहा था कि कई दिन से खाना भी नहीं मिला होगा उसको। वो बेचारे मासूम है। राष्ट्राध्यक्ष ने कहा उनको बरगलाकर बहकाकर कुछ लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं और सत्ता उनको संरक्षण दे रही है। तो हम समाजवादी हैं, हमारे हम सबके हैं, सब हमारे हैं। समाजवाद की परिकल्पना ये कोई न बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई अगड़ा है, न कोई पिछड़ा है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि शिक्षा के मंदिर में हो तो आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना। अन्याय करना अगर गुनाह है तो अन्याय को लगातार सहते रहना भी गुनाह है। आप अपने साथ अन्याय कब तक सहोगे? कब तक आपके भविष्य के साथ खेला जाएगा? बहुत सारी बातें हैं,
बहुत सारी बातें हैं कहने को, अगर कहने लगूं जितने आंकड़े मेरे दिमाग में घूमते हैं, मैं कोई कंप्यूटर नहीं खोलता है। और पार्लियामेंट में भी मैं बता दूं, सबसे ज्यादा बोलने का रिकॉर्ड इसलिए है कि हमारी पार्टी को भी जिस विषय पर, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, जब बोलने का मौका आता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगता है कि राजीव राय ही बेहतर होंगे। सब कुछ मेरे दिमाग में है, बोलने लगूंगा तो घंटों आएगा। मैं जानता हूं कि जिस पीड़ा से हम सब ग्रस्त हैं, वो पीड़ा आपके दिल में भी है। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए, अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करने के लिए, पीडीए के साथ हो रहे अन्याय का विरोध करने के लिए मैं स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा का शिष्य हूं। और मेरे गुरु ब्राह्मण थे, क्योंकि उनका बस में नहीं था कि कहां पैदा हुआ। लेकिन अगर पिछड़ों की लड़ाई सबसे ज्यादा लड़ा किसी ने और श्रद्धेय नेताजी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, तो मेरे गुरु जनेश्वर मिश्रा जी थे। और इस पीडीए की लड़ाई में राजीव राय भी चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, तो अखिलेश यादव के साथ आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। टूटना होता तो कब तक टूट गया होता। याद है ना इनकम टैक्स के छापे, ईडी मेरे कॉलेजों विद्यालयों में छापे, तोड़ने की कोशिश करना। उनके केंद्रीय मंत्री आकर सीधे मुझे लालच देते हैं कि राय साहब आप सही इंसान है, गलत पार्टी में है। मैंने कहा आप गलत इंसान भी हैं और गलत पार्टी में भी हैं। मेरे लिए तो आपकी पार्टी में जगह है, लेकिन आपके लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। इसलिए आप अपनी बात अपने पास रखें। आप गलत जगह पर एड्रेस कर रहे हैं। राजीव राय को न झुका सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न बेच सकते हैं। हमारे खून में आजादी की लड़ाई से पहले से लेकर आज तक वही है। समाजवादी था, समाजवादी रहेगा, समाजवादी जिंदा रहेगा। मैं पुनः अपील करते हुए कि आने वाले चुनाव में शिक्षा के मंदिर में बैठे हो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना, अपने साथ हो रहे अपमान के बारे में सोचना, अपने साथ हो रहे अन्याय के बारे में सोचना और बदला ले लेना। आखिरी लाइन याद दिलाते